हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों का मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाले पेपर की सेकंड क्लास में पुनः स्वागत करती हूँ। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल से होंगे। अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रहिए और कॉलेज में आकर जो काम हो सकते थे उसमें से कुछ काम आप घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन मुहैया आपको कराए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप अपनी पढ़ाई प्रारंभ करें और अच्छे से तैयारी करें ताकि इस साल की भी कोई क्षतिपूर्ति हो तो अगले साल के अंकों में आप उसे पूरा कर सकें। तो अपनी पहली जो क्लास थी उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू कर दिया था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को लेकर कि किसे अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र हम कहते हैं, जो कि अर्थशास्त्र की एक मुख्य शाखा बन चुकी है अब तक। और सारे देश जो है वो इसके माध्यम से आंतरिक अंतर्निर्भरता या आंतरिक निर्भरता की बजाय अंतर्निर्भरता को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। और यह कड़ी डब्ल्यूटीओ के गठन के बाद विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों और ट्रेड ब्लॉक्स के गठन के बाद और भी ज़्यादा बलवती हो गई है। हम आज का ही उदाहरण ले लें। आज यदि किसी एक देश की गलती की वजह से पूरा विश्व यदि किसी समस्या में आ गया है तो उसमें स्वास्थ्य समस्या तो है ही, लेकिन उससे अफेक्ट हो रहा है सारा का सारा विश्व का आर्थिक परिदृश्य। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक देश अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है। वह इस तरीके से पूरी दुनिया के अन्य देशों से जुड़ा हुआ है कि वहाँ अगर कोई घटना घटित होती है तो वह संक्रामक रोग की तरह संपूर्ण विश्व को अपने जाल में जकड़ लेती है। तो नए जुड़े विद्यार्थियों के लिए मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं कविता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर से। तो आज हम जो है दूसरी वीडियो क्लास में अपने ही इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र के महत्व, बढ़ते हुए महत्व के बारे में भी जाना, कुछ उससे जुड़ी अन्य चीज़ों की भी चर्चा की। आज मैं आपको, जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, आज हमारे इस पीपीटी प्रेजेंटेशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स हमने रखे हैं। अंडरस्टैंड इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की बहुत ही प्रमुख वह ब्रांच है या विषय वस्तु है जिसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर एक आम आदमी के मन में यह भ्रामक धारणा रहती है कि ये दोनों एक ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लेकिन एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को मालूम होता है या होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी विषय वस्तु है या इकाई है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की। अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र अपने आप में बहुत ही व्यापक एक शास्त्र है या अर्थशास्त्र का एक ब्रांच है, जिसकी छोटी सी ब्रांच है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लेकिन चूंकि ये मुख्य ब्रांच है, व्यापार से ही अंतर्राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता की शुरुआत हुई थी। आज से 5-6 हजार साल पहले का इतिहास तो हमें मिलता ही है, लेकिन उससे पहले भी परिवहन के साधनों के अभाव की वजह से विभिन्न देश एक दूसरे के यहाँ कोई कोई एक आध व्यक्ति को भेजते थे और ये इस उम्मीद के साथ भेजते थे कि वह वापस लौट के आएगा। कई लोग वापस नहीं भी लौट के आ सके क्योंकि समुद्री रास्तों से परिवहन होता था। लेकिन व्यापार के का इतिहास जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है और बहुत ही समृद्ध है। तो हम इस पॉइंट में हम चर्चा करेंगे इन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। जैसे कि चलो उठा लेते हैं इस टॉपिक को। जैसे कि आपने सुना होगा IBM PC। आजकल IBM PC नहीं बनते। आप यदि कंप्यूटर के बारे में कुछ जानते हैं तो आप यही जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट है या
लेनोवो का है कंप्यूटर, या डेल का है, ये इन नामों से परिचित हैं। लेकिन प्रारंभिक सबसे पुरानी कंपनी IBM PC, जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स बनाती थी। और एक और अमेरिकन कंपनी न्यू बोइंग 777। बोइंग विमान आजकल बहुत ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त होने लगे थे, और बहुत सी इसकी यूनिट्स बंद कर दी गई थी प्रोड्यूस होनी। लेकिन इन उदाहरणों से हम ये जान सकते हैं कि ये जो दोनों अमेरिकी कंपनी या प्रोडक्ट्स माने जाते हैं, यहाँ तक कि अमेरिकन खुद नहीं जानते थे कि इन दोनों चीज़ों के कितने पार्ट्स कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। चूँकि टैग अमेरिकन लगा है, चूँकि वहाँ असेंबल हुए हैं, इसलिए वो अमेरिकन प्रोडक्ट माने जाते हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि बोइंग 777 विमान के 33 मेजर कंपोनेंट्स या पार्ट्स में से केवल 13 ही अमेरिका में निर्मित किए जाते थे। शेष में से 7 जापान में और 13 अन्य छोटे बड़े देशों में प्रोड्यूस किए जाते थे। इसी प्रकार IBM PC की कुल लागत का लगभग 26% प्रोडक्शन ही अमेरिका में होता था। शेष जो अमाउंट का जो प्रोडक्शन है वो अन्य देशों जैसे कोरिया, जापान, सिंगापुर आदि में होता था। तो आज भी हम ये देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज का मालिकाना हक किसी और देश का है, लेकिन उस प्रोडक्ट को हम बरसों से अपना समझे हुए हैं, है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर या के प्रोडक्ट्स जो भी हैं, साबुन है, पेस्ट है, या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको अपना ही समझते हैं। हिंदुस्तान नाम जुड़ा है, हम सोचते हैं हमारी कंपनी है, लेकिन वह भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और उसका मालिकाना हक भी हमारा नहीं है। तो इस तरीके से इतने ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विभिन्न देश और उनके प्रोडक्ट्स, और सामूहिक या साझेदारी उनकी उत्पादक गतिविधियां, कि किसी को एक रूप में, अलग रूप में पहचान पाना अत्यंत ही कठिन है। आज हम चाइना का उदाहरण ले सकते हैं। हमने ऐप्स तो बंद कर दिए चाइना के 59, क्योंकि वो अकेले उसके मालिकाना हक में थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या अपनी उत्पादक की गतिविधियां ऐसी हैं जो हम चाइना के साथ मिलकर, या चाइना हम और अन्य देशों के साथ मिलकर संपादित करते हैं। उनसे अलग हो पाना एक बहुत बड़ी आर्थिक लागत और सामाजिक और राजनीतिक लागत भी चुकानी पड़ती है, तो हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे मोटे झगड़े या फसाद चलते भी रहते हैं, हमारे पाकिस्तान के साथ भी चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे व्यापारिक रिश्ते और आर्थिक रिश्ते जीरो कभी नहीं होते, किसी न किसी रूप में पॉजिटिव या धनात्मक बने रहते हैं। उतार चढ़ाव निश्चित रूप से इनमें आता रहता है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझना अपने आप में बहुत ही एक कठिन या जटिल विषय है, और अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए यह बिल्कुल सतही तौर पे जानना बिल्कुल समीचीन नहीं है, बल्कि उसको इसके बारे में अंदर जाके गहन ज्ञान के आधार पर इसका ज्ञान हासिल करना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी स्लाइड के आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। हम इसमें क्या चर्चा करने वाले हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट ट्रेड थ्योरीज। जब से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदय हुआ है, तब से भले ही हो सकता है कि अर्थशास्त्र में कोई उसका सिद्धांत नहीं रहा हो, लेकिन वर्णिकवाद जो सबसे पहला आर्थिक सिद्धांत माना जाता है, जो कि परंपरागत सिद्धांत से पहले के अर्थशास्त्रियों ने दिया था, कांट, लॉक आदि ने, तो वहां से हम एक शुरुआत मानते हैं। विधिवत रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस तरीके से सफलतापूर्वक संपादित हो अथवा क्यों होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इस बात का उत्तर देने का प्रयास ये सिद्धांत करते हैं। समय की जटिलता के साथ साथ इन सिद्धांतों का स्वरूप भी बदला, और इस तरीके से शुरुआत वणिकवाद से लेकर हम आधुनिक युग के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों तक पहुंचेंगे। थोड़ी बहुत जानकारी हम सबकी लेंगे, यद्यपि आपके सिलेबस में आधुनिक सिद्धांतों में से जो आज या इस स्लाइड इस पीपीटी में मैं आपको कुछ बताऊंगी, वो यद्यपि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप नेट की तैयारी करते हैं, JRF की तैयारी करते हैं, तो
आपको बहुत कुछ और भी पढ़ना पड़ता है जो आपने एमए प्रीवियस और फाइनल के समस्त पेपर्स के सिलेबस में नहीं पढ़ा था। तो इस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए और आज से ही कमर कस लीजिए, क्योंकि अब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एमए फाइनल में आ चुके हैं। तो अब नेट और जेआरएफ का फॉर्म आपको भरना ही है और आपको तैयारी करनी ही है। और हमारे एक भूतपूर्व छात्र राजन सिंह ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ऐसे बच्चों के लिए, जो मैं ग्रुप पे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक, आप उसके मेंबर बने और अपने भूतपूर्व जो नेट जेआरएफ क्लियर स्टूडेंट्स हैं उनके अनुभवों का लाभ उठाएं। वहाँ आपको सिलेबस नेट का, इकोनॉमिक्स का वो भी मिल जाएगा और आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्लास के नेक्स्ट स्लाइड के नेक्स्ट पॉइंट पे। डिटरमाइन विच इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी इज मोस्ट रेलेवेंट टुडे एंड हाउ इट कंटिन्यूज टू इवॉल्व। समझ में आ ही गया होगा आपको। हमें यह निश्चित करना है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की थियरी या सिद्धांत ज़्यादा रेलेवेंट है आज के संदर्भ में, देखें, और किस तरीके से इसका किस तरीके से ये इवॉल्व हुई। तो आज का हमारी क्लास का या आगे भी कंटिन्यू कुछ क्लासें चलानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ये टॉपिक बहुत ही व्यापक है। मुझे नहीं लगता एक क्लास में हम इसे समाप्त कर पाएंगे, तो पूरे वीक या अगले वीक तक भी ये जा सकता है। तो आपके सामने जो स्लाइड है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको हिंदी में मैटर मिले, लेकिन हो सकता है कि ट्रांसलेशन में कुछ या कोई टाइपिंग एरर हो या कोई मात्राओं की गलती हो, आप वो उसको सुधार लेना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, ये सब तो हम जानते हैं। व्यापार क्या है ना, एक दूसरे देश से व्यापार करते हैं, बहुत सारी कंपनियां साझेदारी में चलती है, ये सब चर्चा हम जिनको मल्टीनेशनल कहते हैं ये सब हम कर चुके हैं। लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे, है ना, किस तरीके से एक विषय की भाषा के रूप में किसी कॉन्सेप्ट को लिखना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा में लिखने की दृष्टि से। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हर विषय की अपनी एक भाषा होती है, एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक वोकैबुलरी होती है। आप अपना उत्तर लिखते समय अपने विषय की भाषा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, बजाय बहुत सामान्य या चालू भाषा का प्रयोग करने के। तो आपके सामने लिखा है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। थोड़ा मैं भी बता देती हूँ किस तरीके से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत है, एक अलग सा सिद्धांत है। बहुत से अर्थशास्त्र के सिद्धांत है, लेकिन व्यापार की व्याख्या करने के लिए एक अलग सिद्धांत है। व्यापार दो लोगों या दो संस्थाओं या दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से प्रारंभ हुआ और उन्हीं की अवधारणा से ये आगे बलवती हुआ। लेकिन बाद में यह व्यापार जो है केवल वस्तुओं और सेवाओं से भी आगे बढ़कर पूंजीगत व्यापार में चला गया और बहुत सी अन्य अवधारणाओं में भी इसकी व्याख्या की जाने लगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तब दो अलग अलग देशों में या लोगों में या संस्थाओं में जब होता है तो कुछ विनिमय होता है, कुछ हम देते हैं वस्तु, कुछ वस्तु हम लेते हैं। इसी तरीके से यदि हम एक वस्तु के बदले, जैसे मान लीजिए किसी से हमने आयात की, किसी देश से कोई वस्तु, और उस दूसरे देश को हमसे उसके बदले में कोई आयात नहीं करना, जैसे 1500 करोड़ रुपए का मान लीजिए कोई हमने कंप्यूटर सामग्री आयात की जापान से, और जापान को इस 1500 करोड़ रुपए के भुगतान के बदले में कोई वस्तु नहीं चाहिए दूसरी जो हमारे देश में बन रही है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, वस्तु के उतनी अमाउंट की वस्तु भेजने की बजाय हमें उसको भुगतान करना पड़ेगा 1500 करोड़। अब वो किस रूप में भुगतान चाहता है जापान, येन में चाहता है, डॉलर में चाहता है, यूरो में चाहता है, फ्रैंक में चाहता है, ये उसकी मर्जी है। हमें उसी मुद्रा में उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ विनिमय हुआ वस्तु का मुद्रा के बदले। और जनरली क्या होता है कि दो देश ये कोशिश करते हैं कि वस्तु जितनी मुद्रा की हमने या जितने मौद्रिक मूल्य की वस्तु
हमने आयात की, यदि हमारे यहाँ कोई ऐसी वस्तु है जो उस देश में मांग की जाती है तो हम उतने मुद्रा मूल्य का, या सैद्धांतिक रूप से इसको बराबर माना जाता है कि आयात मूल्य बराबर निर्यात मूल्य हो जाना चाहिए किसी देश का, तो उस देश का भुगतान संतुलन जो है वो संतुलन में बना रहता है। भुगतान संतुलन की अवधारणा एक बहुत बड़ी अवधारणा है, हम बाद में इसे बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं जब इस आपके सिलेबस के हिसाब से हम यूनिट 3rd या 4th में जाएंगे, तब हम भुगतान संतुलन को विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने के लिए इतना काफ़ी है। दूसरा पैराग्राफ है उसमें उसे भी आप देख लीजिए, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है और इसको आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में, यानी इस क्लास के इस सेक्शन में हम जो है वो उन विभिन्न व्यापार सिद्धांतों के बारे में जानेंगे जो पिछली सदी में विकसित हुए और आज भी सबसे अधिक प्रासंगिक बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त हम उन फैक्टर्स, उन कारकों का पता लगाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं, और व्यवसाय और सरकार अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए इन फैक्टर्स का उपयोग अपने संबंधित लाभों के लिए भी करते हैं। छोटा सा उदाहरण है, जैसे मान लीजिए संयुक्त अरब अमीरात वाले देश हैं या खाड़ी देश हैं, उन्हें मालूम है कि हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल और कच्चा तेल कुदरत की देन है और अन्य देशों में इसकी मांग है, तो किसी भी शर्त पे दूसरे देश इसे लेंगे ही लेंगे। यह यदि उनको एहसास हो जाए या हो चुका है, जैसे कि क्योंकि हमें तेल चाहिए, किसी भी विकासशील राष्ट्र को या किसी भी विकसित राष्ट्र को अपने विकास को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो व्यापार को प्रभावित करते हैं और उन फैक्टर्स का यूज वह देश अपने व्यापार को उन्नत बनाने के लिए या अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए करता ही करता है। तो इस तरीके से हम इन समस्त चीजों का अध्ययन ट्रेड थ्योरीज के माध्यम से करेंगे। नेक्स्ट बिंदु आपके लिखा हुआ है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत क्या है। आपके परीक्षा की दृष्टि से पूरा का पूरा ए सेक्शन और बी सेक्शन, यानी कि आपकी यूनिट 1 और 2 लगभग व्यापार सिद्धांतों को ही पूछती है या आपके सिलेबस में उसको शामिल किया गया है। तो व्यापार सिद्धांतों को बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना पड़ेगा और आपको नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। तो यह समझने के लिए कि आधुनिक वैश्विक व्यापार, आज हम व्यापार को जिस कंडीशन में देख रहे हैं, है ना, यहाँ तक कि फल फ्रूट तक, जो कि बहुत ही ऐसे माने जाते थे कि 2-4 दिन बाद या 10 दिन बाद तो खराब भी हो जाते हैं, उनको भी प्रोसेस अच्छे से करके दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जा रहा है और हमें वो खाने के लिए सुलभ है, हमारे बाजार में हमें दिखाई देता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, ऑस्ट्रेलियन कीवी हम खा रहे हैं, अमेरिकन सेब हम खा रहे हैं, हमारे आम जो हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। टर्की जैसे देश में जहाँ आम कोई जानता तक नहीं था, वहाँ के लोग आज इंडियन आम को खा रहे हैं। तो इस तरीके से व्यापार से ये सब पॉसिबल हुआ। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा नहीं होती और ये सिद्धांत विकसित नहीं किए गए होते कि भुगतान के क्या तरीके होंगे, कैसे एक देश दूसरे देश के आयात निर्यात का भुगतान करेगा, तो यह पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आज हम व्यापार के जिस स्टेज में पहुंच गए हैं, जो कि बहुत विकसित माना जाता है, उसका विकास हुआ कैसे, है ना, दोनों सभी देश एक दूसरे के साथ कैसे व्यापार में संलग्न हुए, वो कौन सी बातें थी। समय के साथ साथ अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक व्यापार को एक बहुत बड़ा टारगेट समझते हुए अर्थशास्त्रियों ने सिद्धांत विकसित किए। बाद में हम देखते हैं कि आधुनिक सिद्धांतकार जो थे वो अर्थशास्त्री ना होकर बिजनेस, जो व्यापार सेक्टर में जो लोग जुड़े थे, जिन्होंने MBA वगैरह किया था, वो मूल रूप से अर्थशास्त्री भी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी व्यापार के सिद्धांत बना डाले। तो इस तरीके से हम विभिन्न व्यापार सिद्धांतों के बारे में इस टॉपिक में जानेंगे। तो 20वीं सदी के मध्य तक सिद्धांतों को एक देश जो है वो
किसी देश, ये डीएस जो है गलत टाइपिंग एरर है, एक देश के परिप्रेक्ष्य के बजाय एक फर्म से व्यापार करने की व्याख्या के लिए स्थानांतरित होना शुरू हो गया था। इन सिद्धांतों को आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है और ये किसी देश के व्यापार की तुलना में किसी फर्म या कंपनी आधारित व्यापार में कन्वर्ट हो जाता है। क्या फ़र्क है दोनों में, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जब दो देश के मध्य व्यापार सिद्धांत बनाए गए तो कुछ विशिष्ट कंडीशंस रखे गए थे कि यह देश, मान लीजिए देश ए और बी है और दो वस्तुएं एक्स और वाई है। देश ए एक्स वस्तु बनाता है, देश बी वाई वस्तु बनाता है। तो देश ए जो है वो एक्स को निर्यात करेगा और देश बी जो है वो वाई को निर्यात करेगा। ये हो गया देश आधारित व्यापार। दोनों वस्तुएं पृथक है, दोनों देश पृथक है। लेकिन आधुनिक व्यापार सिद्धांत जो है वो इसमें बहुत बड़ा संशोधन कर चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई देश ए जो है वो सिर्फ एक्स वस्तु का निर्यात करे और एक्स जैसी ही वस्तु ना मंगाए। जैसे हम कह सकते हैं कि अमेरिका और जापान के मध्य कारों का निर्यात होता है। अमेरिका भी कार बनाता है, जापान भी कार बनाता है। जापान अमेरिका को कार निर्यात करता है और अमेरिका जापान को कार निर्यात करता है। तो ये है फर्म आधारित व्यापार। तो आधुनिक जो व्यापार सिद्धांत है वो फर्म आधारित में कन्वर्ट हो गए, जबकि जो पुराने या क्लासिकल या उससे पूर्व के जो व्यापार सिद्धांत है वो देश आधारित व्यापार सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। तो मेरा ख्याल है आज की क्लास के लिए हम इतना ही लेंगे और इसे यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी क्योंकि इन्हें यूट्यूब पे अपलोड भी करना पड़ता है। बड़ी यदि क्लास हो जाती है तो यूट्यूब में अपलोड करना इसको थोड़ा मुश्किल या कठिन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसी पीपीटी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। आप पढ़ते रहिए। जितना पढ़ा है उसी में से मैं आपको प्रश्न आपके असाइनमेंट के रूप में इस वीक के आखिर में दूंगी, जिसके उत्तर लिख के आपको सबमिट करने हैं। पहला असाइनमेंट जो दिया था उसके उत्तर अभी तक बहुत कम विद्यार्थियों ने दिए हैं, तो आप कोशिश करें कि आप उन्हें सबमिट करें। उनकी शब्द सीमा कम रख लें। 12 या 13 क्वेश्चंस थे, उसमें आप शब्द सीमा 20 शब्द रख लें या 25 शब्द 30 शब्द रख लें, छोटे आंसर रख लें, बट आप उस असाइनमेंट को सबमिट जरूर करें क्योंकि इसका प्रभाव जो है वो फाइनल एग्जाम पे पड़ सकता है। मे बी स्कूलों की तरह इस बार 20 नंबर आप लोगों के हमारे हाथ में दे दिए जाएं, जिसकी मार्किंग हमें आपको दिए गए असाइनमेंट्स के मार्क्स के आधार पर करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ भी आप सावधान रहिए इसके बारे में। और तब तक के नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।